वालेकुम क्लास। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है स्ट्रोमेटा का खुलना और बंद होना, चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट, पेज नंबर 208 पे, क्लास 9th में। स्ट्रोमेटा का खुलना और बंद होना हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ज़्यादातर पौधे दिन के दौरान अपने स्ट्रोमेटा को खोलते हैं और रात के वक़्त बंद करते हैं। अब इसमें दिन के वक़्त स्ट्रोमेटा खुलता है और रात के वक़्त बंद होता है, इसकी वजूहात क्या है, इसकी रीज़न क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे। स्ट्रोमेटा अपने गार्ड सेल्स में होने वाले अमल से ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करते हैं। ट्रांसपायरेशन हमने कल पढ़ा था कि पानी का आबी बखारात बनकर उड़ना हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन कहलाता है। तो स्ट्रोमेटा अपने गार्ड सेल्स में होने वाले अमल से ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करते हैं। एक स्ट्रोमा के दो गार्ड सेल्स अपने किनारों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेट्स सपोज दैट कि हमारे पास एक ये गार्ड सेल है एंड सेकंड वन इज दिस, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे वो किनारों के से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह उन्होंने बोला कि एक स्ट्रोमा के दो गार्ड सेल्स अपने किनारों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अंदरूनी मतर अतराफ बैरूनी मुहब्बे अतराफ की निस्बत ज़्यादा मोटी होती है। मकर मतलब कनकेव साइड और मुहिब मतलब कन्वेक्स साइड। तो ये दोनों क्या होती हैं, एक जो बैरूनी मुहब्बे तराफ वो की निस्बत जो अंदरूनी मकर होती है वो ज़्यादा मोटी होती है। पानी दाखिल होने से जब दोनों गार्ड सेल्स टर्जिड होते हैं, जाहिर सी बात है जब हम पानी सेल्स के अंदर होंगे तो वो मोटे हो जाएंगे, फूल जाएंगे, टर्जिट हो जाएंगे। टर्जिट कहा जाए, जैसा कि हम एग्जांपल ले लें गुब्बारे की, तो गुब्बारे में जब हवा भरी जाती, जितनी ज़्यादा भरेंगे उतना गुब्बारा ज़्यादा फूलेगा और टर्जिट होता जाएगा। और इनकी शक्ल दो फलियों की तरह होती है। फली इस तरह की होती है, इस तरह की, ठीक है। तो इनकी शक्ल क्या होगी, दो फलियों की तरह होगी और इनके दरमियान स्ट्रोमा खुल जाता है। जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे एक ये है हमारे पास और एक ये है फली, ठीक है। जब ये टर्जिट होंगी मतलब मोटी होंगी तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया होगा वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से स्ट्रोमा खुल जाएगा। जब गार्ड सेल्स से पानी निकलता है, जब गार्ड सेल्स से पानी निकलेगा तो क्या होंगी हमारे पास, यही गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे यानी फ्लेक्स्ड हो जाएंगे और इनकी दीवारें एक दूसरे के साथ दोबारा जुड़ जाएंगी, एक दूसरे के साथ लग जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रोमा बंद हो जाएगा। गार्ड सेल्स में सल्यूट्स की कंसंट्रेशन स्ट्रोमेटा के खुलने और बंद होने की जिम्मेदार। जाहिर बात है, अगर सल्यूट ज़्यादा होगा तो हमारे पास गार्ड सेल्स टर्जिट हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्ट्रोमा खुल जाएगा। इसी तरह जब हमारे पास सल्यूट की तादाद कम होगी तो हमारे पास वो कम हो जाएगी, उसकी लेंथ कम हो जाएगी, वो नरम हो जाएंगे और फ्लेक्स्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्ट्रोमा बंद हो जाएगा। रोशनी पड़ने पर एपिडर्मल सेल्स से पोटाशियम आयंस गार्ड सेल्स में दाखिल होते हैं और जब ये दाखिल होते हैं तो आयंस के बाद पानी भी गार्ड सेल्स में आ जाता है। जब पोटाशियम के आयंस दाखिल हो जाएंगे गार्ड सेल्स में तो इनके दाखिल होने के बाद पानी भी गार्ड सेल्स में आ जाएगा और इस तरह क्या होगा, टर्जिडिटी बढ़ जाएगी, फैलाव बढ़ जाएगा और स्ट्रोमेटा खुल जाएगा। जब दिन बढ़ता है तो गार्ड सेल्स ग्लूकोज तैयार करते हैं और जब तैयार करते हैं यानी हाइपरटोनिक हो जाते हैं, इस तरह पानी उनके अंदर ही रहता है। लेकिन दिन के आखिर पर पोटाशियम आयंस गार्ड सेल्स से वापस एपिडर्मल सेल्स में चले जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज की कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है, क्योंकि पोटाशियम आयंस की वजह से ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, ज़्यादा हो रही थी। इस तरह पानी एपिडर्मल सेल्स में चला जाता है। पानी जब एपिडर्मल सेल्स में चला जाता है तो गार्ड सेल्स का टर्गर कम हो जाता है और इससे स्ट्रोमा बंद हो जाता है। यहाँ तक ही था हमारा स्ट्रोमेटा का खुलना
और बंद होना का लेक्चर। एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि दिन के वक्त स्टोमेटा खुलते हैं और रात के वक्त बंद होते हैं। जब स्टोमा अपने गार्ड सेल्स में होने वाले अमल को गार्ड सेल्स के ज़रिए ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल किया जाता है। उसके अलावा स्टोमा के दोनों गार्ड सेल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मकर अतराफ़ का जो है वो ज़्यादा मोटा होता है बजाय इसके के बैरूनी मुहब्बे अतराफ़ के, और जब पानी दाखिल होता है तो वो सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फलियों की शक्ल में हो जाते हैं और स्टोमा खुल जाता है। तो स्टोमा खुल जाएगा, और ये तमाम जो है स्टोमा के खुलने और बंद होने की वजह क्या है, गार्ड सेल्स में सल्यूट्स की कंसंट्रेशन है, मिकदार है, जिस वजह स्टोमा खुलता और बंद होता है। अब एपिडर्मस सेल से पोटाशियम आयंस जो हैं वो गार्ड सेल्स में दाखिल होंगे। जब ये आयंस दाखिल हो जाएंगे तो पानी भी इनमें दाखिल हो जाएगा, और जिसकी वजह से टर्जिट हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे और स्टोमा खुल जाएगा। लेकिन जब जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, मतलब शाम की तरफ ढलेगा, तो हमारे पास गार्ड सेल्स ग्लूकोज तैयार करेंगे और हाइपरटोनिक बनते जाएंगे, और पानी इनके अंदर ही रहेगा। लेकिन शाम के वक्त पोटाशियम आयंस वापस एपिडर्मल सेल्स में चले जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और पानी एपिडर्मल में सेल्स में चला जाता है। जब एपिडर्मल सेल्स में चला जाता है तो गार्ड सेल्स कम टर्गर हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, जिससे स्टोमा बंद हो जाते हैं। ये हमारा स्टोमेटा का खुलना और बंद होना का लेक्चर था। आगे हम देखते हैं ट्रांसपायरेशन की रफ्तार पर असरअंदाज होने वाले अवामल के ट्रांसपायरेशन पर कौन कौन से अवामल असरअंदाज होते हैं। स्टोमेटा का खुलना और बंद होना ट्रांसपायरेशन की रफ्तार को बराह रास्त कंट्रोल करता है। सबसे पहले हम देखते हैं रोशनी की वजह से ट्रांसपायरेशन पर क्या इफ़ेक्ट होता है। धीमी रोशनी या अंधेरे में ट्रांसपायरेशन कम होती है, जबकि तेज़ रोशनी में ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो रोशनी की मौजूदगी में बनती है। तो जब ज़्यादा ग्लूकोज बनेगी, तेज़ रोशनी होगी, तो ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगी। इसी तरह ज़्यादा टेम्परेचर से, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हवा में नमी कम हो जाएगी, क्योंकि पानी बखारा बनकर उड़ जाएगा, और पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के लिहाज से उसमें इजाफा करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो हमारे पास ट्रांसपायरेशन की रफ्तार भी दुगनी होती जाएगी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसा कि 40 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस, तो जब ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हमारे पास जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाएगा, और स्टोमेटा बंद होने की वजह से इसमें ट्रांसपायरेशन रुक जाएगी और पौधा ज़रूरी पानी भी का ज़िया भी नहीं कर सकेगा। उसके बाद हमारे पास अमल आता है हवा में नमी। खुश्क हवा पानी के बखारात यानी मीज़ोफिल सेल्स की सतह से पत्ते की एयर स्पेसिस और फिर यहाँ से हवा में तेज़ी से डिफ्यूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन की रफ्तार बढ़ जाती है। लेकिन नमी वाली हवा होती है उसमें पानी के बखारात की डिफ्यूजन की रफ्तार कम होती है, क्योंकि उसमें पानी मौजूद होता है, इस वजह से डिफ्यूजन कम होती है और ट्रांसपायरेशन की रफ्तार भी कम हो जाती है। मतलब ये इसका डायरेक्ट तनासुब है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन है। हवा की हरकत करती हुई हवा जिसे हम विंड कहते हैं, विंड यानी बखारात बने पत्तों पानी के पत्तों से दूर ले जाती है, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन की रफ्तार तेज़ हो जाती है। लेकिन जब हवा रुकी हुई होती है तो हमारे पास ट्रांसपायरेशन की रफ्तार भी कम होती है। आगे पत्ते का स्थायी रकबा यानी ज़्यादा स्टोमेटा और ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे ही पत्ता जितना बड़ा होगा उसमें उतने स्टोमा सेल्स ज़्यादा होंगे और स्टोमा सेल्स ज़्यादा होने की वजह से उनमें ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि पानी ज़्यादा बखारात बनकर उड़ेगा। हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। आपने इसे अच्छे से पढ़ना है और कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।